आज मैं दिल्ली सल्तनत का इतिहास यानी कि 1206 से 1526 तक का भारतीय इतिहास जो एमए प्रथम वर्ष के चतुर्थ प्रश्न पत्र के रूप में अवध विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है उसकी चर्चा करूंगा। तो इसका जो पहला टॉपिक है, राजपूतों के पतन के कारण। मुस्लिम आक्रमणों के बाद, राजपूत काल के बाद जिस तरीके से मुस्लिम आक्रमण उत्तर भारत में हुए और उसके बाद राजपूत पराजित हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि राजपूतों की वीरता के बारे में, उनके शौर्य के बारे में बड़ी चर्चा की जाती थी कि एक व्यक्तिगत रूप से एक राजपूत एक तुर्क को, कई तुर्कों को एक साथ पराजित कर सकता था अगर व्यक्तिगत युद्ध हो जाए, लेकिन राजपूत पराजित हो गए और बाह्य आक्रमणकारी तुर्क जीत गए। तो इसके बारे में तर्क दिया जाता है। बहुत से इतिहासकार हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। जैसे एल्फिंस्टन है, एक इतिहासकार, वो कहता है कि गोरी की सेना जो 1192 में तराइन का, 1191 में प्रथम युद्ध मोइजुद्दीन गोरी का आक्रमण और उसके बाद 1192 में द्वितीय तराइन का युद्ध, तो द्वितीय तराइन का युद्ध वो जीता था और इस तरीके से भारत में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना का सूत्रपात इसके साथ हुआ। तो एल्फिंस्टन कहता है कि गोरी की सेना बड़ी लड़ाकू थी क्योंकि शीत प्रदेश से लोग आते थे, जबकि भारतीय शांति प्रिय थे, निरुद्देश्य युद्ध नहीं करते थे और युद्ध के अनुभवी थी। जो गोरी की सेना थी वो बराबर युद्धों में लगी रही और उसका परिणाम ये था। तो राजपूतों की पराजय का जो कारण एक तरीके से जगन्नाथ सरकार, एक भारतीय इतिहासकार हैं, वो बताते हैं कि तुर्कों में जो जाति भेद नहीं था, ऊंच नीच की भावना नहीं थी, जबकि हमारा जो समाज है ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य विभाजित था, और फिर मृत्यु का भय नहीं था। जो तुर्क सेना थी वो मृत्यु से डरते नहीं थे और नशीली वस्तुओं का वर्ज्य था। नशीली वस्तु जो है वो लोग उसका प्रयोग नहीं करते थे। फिर इसी तरीके से जो धर्म में गिरावट आई थी, जो हिंदू समाज में धर्म में गिरावट थी कि एक धर्म ग्रंथ नहीं है, एक ईश्वरवाद को नहीं मानते, एक संगठन को नहीं मानते, और सबसे बड़ी बात थी विदेशी शक्ति की अनभिज्ञता। हम लोग जो उत्तर भारत का जो राजपूत विभिन्न छोटे बड़े खंडों में विभाजित था, गुप्त काल के पतन के बाद राजपूत शासकों में जिस तरीके से विखंडन था, एक दूसरे से लड़ते थे, बाह्य शक्ति के बारे में अनभिज्ञता नहीं थी, युद्ध की जो नई शैली है उसको ग्रहण करने का प्रयास नहीं करते थे। वो समझते थे कि जो हमारे हाथी हैं, जो हमारे तीर धनुष हैं, हमारा तलवार का युद्ध है, जो सब है, ये सही सब पर्याप्त है, हमें इसके अलावा किसी और शक्ति को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं। जबकि युद्ध कला की दृष्टि से, वारफेयर की दृष्टि से ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने को अपडेट करें। अगर मान लिया किसी देश के पास, आज आधुनिक दुनिया में देखें, एटम बम भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी, एक बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन का कार्य करता है। भले ही उसका इस्तेमाल न करे, लेकिन वो हथियार होना, हथियारों का समय समय पर अनुप्रयोग करना, सेनाओं का युद्धाभ्यास में जाना, ये सब बहुत आवश्यक था, जो कि भारतीय राजपूत सेना नहीं करती थी। व्यक्तिगत रूप से वीर थे, इनकी वीरता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन तुर्क सैनिक जो है वो चूंकि समूह में युद्ध करने का, युद्ध कला के क्षेत्र में नए नए जो अभ्यास हैं उनको ज्यादा अनुभव था, भारतीय सैनिकों को कम अनुभव था। तो अगर खंडशः अगर हम देखें, एक एक खंड में देखें, तो पहला जो कारण है राजपूतों की पराजय का, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। एक नेशनल यूनिटी जो होती है, राष्ट्रीय एकता का जो एक परिदृश्य था देश में, वो पूरी तरीके से विखंडित हो गया था। तो मौर्य काल में, प्राचीन भारत में जिस तरीके से एक यूनिफॉर्म व्यवस्था स्थापित करने की, एक देश के अंदर एक सांस्कृतिक एकता, एक सामाजिक एकता थी, वो धीरे धीरे उसका अभाव हो गया था। राजपूत शासक एक दूसरे से लड़ते थे, उसका परिणाम यह था कि व्यक्तिगत रूप से जब भी कोई दूसरा देश आक्रमण करता था तो ज्वाइंट एफर्ट, जो संयुक्त प्रयास है, ये नहीं करते थे। फिर राजपूत युद्ध कला के दोष जो मैंने अभी बताया, तो सबसे बड़ा दोष था यह हाथी होता यह था कि जो मोइजुद्दीन गोरी की सेना है, जो टर्क सेना है, वो घुड़सवार सेना, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी ज्यादा है, बड़ी तेजी से वो आक्रमण करते थे और बड़ी तेजी से बैक हो जाते थे। हमारे यहाँ पहाड़ों का प्रतीक हाथी, मानते थे कि हाथी जहां खड़ा हो जाए सब कुछ जो है नियंत्रण में आ जाता। होता यह था कि एक तीर अगर हाथी को लगा, हाथी बौखला के अपनी ही सैनिकों को, अपनी ही सेना को कुचल डालता था। ये एक टैक्टिकल दृष्टि से, युद्ध नीति की दृष्टि से हमेशा के लिए अनुपयुक्त था। उस समय तो कतई उपयुक्त नहीं था। दूसरा, ये धनुष बाण का प्रयोग कम करते थे। जो भारतीय सैनिक हैं, जो राजपूत सैनिक हैं, वो तलवार बाजी में निपुण थे और तलवार जो है कई बार जो है दूर से युद्ध करने के लिए, तीर धनुष से दूर बैठे शत्रु पर आक्रमण तो युद्ध स्थल पर किया जा सकता है, लेकिन तलवार तो आमने सामने के युद्ध में ही उपयोगी हो सकती है,
जो कि भारतीय सैनिक तलवार का प्रयोग करते थे, तो उनकी असफलता का बहुत बड़ा कारण ये था। फिर युद्ध में नैतिकता के नियमों का पालन करते थे। हम लोगों ने देखा है, अभी महाभारत आ भी रहा है, दिखाया जाता है कि सूर्योदय के बाद युद्ध शुरू होता है, सूर्यास्त से पहले शंख बजता है, युद्ध समाप्त हो जाता है। हम उससे पहले, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद शत्रु शिविरों के भी स्त्री पुरुष एक दूसरे से कैंप में मिलते जुलते हैं, यानी कि हम पीठ में छुरा नहीं घोंपते थे। युद्ध में नैतिकता के नियमों का पालन करते थे, और ये जो निश्चित नियम थे कि हम फसलों को नष्ट नहीं करेंगे, हम बच्चों पर वार नहीं करेंगे, हम महिलाओं को नहीं मारेंगे, इनसे हम दूर रहेंगे। जबकि जो टर्क आक्रमणकारी था इन सब चीजों की परवाह नहीं करता था, जल को प्रदूषित कर देता था, फसलों को नष्ट कर देता था, यानी उनका उद्देश्य था केन प्रकारेण युद्ध को जीतना। और जबकि भारतीय राजपूत सैनिकों और भारतीय सेना का उद्देश्य था युद्ध में नैतिकता के नियमों का पालन करना, और जो परंपरागत तरीके से चला आ रहा था, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी, उसको सजोने का कार्य करते थे। फिर हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि युद्ध पर जब निकलते थे, युद्ध में पराजित होने से अच्छा प्राण हम पीठ नहीं दिखाते थे। मुइजुद्दीन गोरी की सेना भागती हुई सेना का हमारा राजपूत सिपाही और सैनिक इसका पीछा करके मार सकता था, लेकिन पीठ दिखाते हुए शत्रु को छोड़ देते थे। और स्वयं जब सुबह युद्ध के लिए सैनिक और सेनापति निकलते थे, तो उसकी जो पत्नियां होती थी तिलक लगाकर इस तरीके से जो है विदा करती थी कि या तो युद्ध में विजयी होंगे या वीर गति को प्राप्त करेंगे, लेकिन पीठ दिखाकर नहीं आएंगे। जबकि युद्ध टैक्टिक्स की दृष्टि से, युद्ध कला की दृष्टि से कमजोर पड़ने पर पीछे हटना भी युद्ध नीति के लिए बहुत उपयुक्त है, जब सबल हो जाए। इसी तरीके से उसने किया भी था कि 1191 में हारा मुइजुद्दीन गोरी, 1192 में दोबारा फिर तैयारी के साथ आया और भारत पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। फिर राजपूत पहले आक्रमण नहीं करते थे, आप इस चीज को समझ सकते हैं। डिफेंसिव युद्ध होना, आत्मरक्षार्थ युद्ध करना, और ऑफेंसिव युद्ध होना, आक्रामक। हम युद्ध इंतजार करते थे कि सामने वाली सेना हम पर आक्रमण करे और उसके बाद हम उसका प्रत्युत्तर दें। पहला आक्रमण जो कर देगा, आप बिल्कुल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से माने, अगर पहला वार जिसने किया है, आधा युद्ध तो वो ऐसे ही जीत लेता है। दूसरी चीज जो राजपूत सैनिकों के अंदर नहीं थी, ये जो तुर्क सैनिक थे, धार्मिक कट्टरता से सबसे बड़ा लोभ यह था कि उनका युद्ध जो है जिहाद था, ये धर्म युद्ध करते थे, ये धर्म के प्रचार के लिए निकले थे, दारुल हरब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए निकले थे। हमारे यहाँ चातुर्वर्ण प्रणाली थी, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य 4 वर्णों में संपूर्ण हिंदू समाज बटा हुआ था। तो 1/4 ऑफ द सोसाइटी, 1/4 क्षत्रिय तो युद्ध में भाग लेता था, बाकी ब्राह्मण शूद्र और वैश्य युद्ध से दूर रखता था। एक सामान्य धारणा था, कोई नृप होए हमें कहानी, कोई राजा हो, तुर्क राजा हो जाए तो क्या, क्षत्रिय राजा हो जाए तो क्या, इसका कोई संबंध नहीं। फिर दूसरी चीज, मुसलमानों में जो दास प्रथा हमारे यहाँ थी, उनके यहाँ गुलाम थे। गुलाम प्रथा, गुलाम व्यवस्था में उनके यहाँ दासों क्या, जिस तरीके से क्रय विक्रय उनके यहाँ होता था, तो भारतीय दासों की एक सीमा थी। दासता से मुक्त होने या दासों का क्रय विक्रय इस तरीके से नहीं होता था। इनके यहाँ ये था कि पहली जो डायनेस्टी, प्रथम डायनेस्टी, ये 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1290 तक जो प्रथम जो राजवंश है, उसको कहा ही जाता है ममलुक, यानी कि गुलाम वंश। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बलबन तक जितने भी शासक हुए, किसी न किसी के गुलाम रहे और गुलामों की स्थिति से ऊपर आए। भारतीय दास एक सीमा तक अपग्रेड कर पाते थे, जबकि मुस्लिम दास प्रथा की वो थी विशेषता थी कि वो दास जो है अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हुए, जैसे उदाहरण मैं दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास था और मुइजुद्दीन गोरी ने कुछ पैसे में खरीदा था। इसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश भी दास था। इल्तुतमिश को मुइजुद्दीन गोरी ने खरीद कर कुतुबुद्दीन ऐबक को सबक था। लेकिन आप सोचिए कि वह भारत का सुल्तान बन गया अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हुए, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का ब्याह तक कर दिया। तो ये जो दास प्रथा है, ये भारत के लिए तो नुकसानदेह थी, लेकिन जो गुलाम खरीदे और बेचे जाने की प्रथा थी, वो मुस्लिम शक्ति को मजबूत करनी थी। तो आज जो है राजपूतों के पतन पर चर्चा की है, कल कुतुबुद्दीन ऐबक को लेंगे। धन्यवाद।